बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। माय नेम इज़ सज्जाद अली। वीवर्स, इससे पहले वाली वीडियो में आपने सीखा था कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है और इंटरनल और इनलाइन सीएसएस में क्या फ़र्क है, दोनों का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं तकरीबन 99.9% एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ होता है। मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, किसी में 10 पेजेस होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 50 होते हैं। तो जब इतने ज़्यादा पेजेस हों तो उन सब पेजेस पे अलग अलग सीएसएस अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। अगर हम इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना शुरू कर दें तो काफ़ी दिन लग जाएंगे एक वेबसाइट बनाने में, क्योंकि हर पेज में जाना, उसकी सारी सीएसएस सेटिंग करना, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसका सलूशन ये है कि आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करें। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करना है, आपने एक ही फ़ाइल बना लेनी है सीएसएस की और उसको सब पेजेस के साथ अटैच कर देना है। जिस पेज के साथ भी आप उस फाइल को अटैच करोगे उस पेज पे ऑटोमेटिकली पूरी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं अब हम प्रैक्टिकली काम की तरफ, प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है और वो किस तरह से बनता है। तो हम शुरू करते हैं अपने पुराने लेक्चर के साथ। हमने यहाँ तक काम कंप्लीट किया था अपना। ये हमने यूज़ की थी इसमें इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हमेशा स्टाइल का टैग लगता है हेड के टैग के अंदर। तो अब हम इस इंटरनल सीएसएस को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको सेव किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पेज पर अब कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं है, इसमें बस कुछ पैराग्राफ हैं और कुछ हेडिंग्स हैं। H2 का पैराग्राफ है, H2 की हेडिंग है, H3 की हेडिंग्स हैं और कुछ पैराग्राफ्स हैं। इन पे हमने इंटरनल सीएसएस अप्लाई करके भी देख लिया है और इनलाइन सीएसएस अप्लाई करके भी देख लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस हमने किस तरह से अप्लाई करनी है। तो एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल पेज बनाना पड़ेगा, एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल नाम से ही आपको वाज़ा हो रहा है, इंटरनल मतलब पेज के अंदर ही सीएसएस होगी, एक्सटर्नल मतलब जो आपका एचटीएमएल पेज है इसके बाहर एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल पेज। तो वो किस तरह से बनेगा, पहले हम यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन कर लेंगे और इसको हम अब सेव करेंगे। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं सेव करता हूँ style.css। व्यूअर्स, ये याद रखना है, अब हम CSS की फ़ाइल बना रहे हैं। तो CSS की फ़ाइल बनाने के लिए आपने .css यूज़ करना है, नॉट .html। पहले हम HTML की फ़ाइल बना रहे थे तो उसके लिए हमने .html यूज़ किया था, लेकिन अब हम CSS की फ़ाइल बना रहे हैं तो CSS के लिए हमने .css यूज़ करना है। तो इसको मैंने अब सेव कर दिया यहाँ पर। मैं आपको फ़ोल्डर को ओपन करके दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी CSS की फ़ाइल आ गई जो मैंने अभी सेव की है। तो इसका टाइप भी आप देख सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट, और ये है वो फ़ाइल जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ओपन कर लेते हैं वापसी हम अपने नोटपैड को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास HTML की फ़ाइल में कुछ पैराग्राफ्स हैं और कुछ हेडिंग्स हैं। तो हमने जिस हेडिंग पे भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो हेडिंग को एज ए सिलेक्टर लिखेंगे और डेक्लेरेशन बॉक्स बना देंगे। अब डेक्लेरेशन ब्लॉक में हम जो जो स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम स्टाइलिंग दे देंगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास H2 है जितने भी, उन पे बॉर्डर अप्लाई हो जाए।
बॉर्डर 3 पिक्सल्स का हो और सॉलिड हो, ग्रीन। तो व्यूअर्स ये मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी बॉर्डर की और उसकी वैल्यू दे दी 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया H2 सिलेक्टर में। अब हमारे वेब पेज पर जितने भी H2 की हेडिंग्स होंगी उन पर सब पर ये प्रॉपर्टी, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब हम इसको सेव करेंगे। तो इसको ओपन करके अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अब चेंजिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने एक्सटर्नल CSS बना तो ली है, लेकिन उसको हमने अपने HTML में अटैच नहीं किया, लिंक नहीं किया। जब तक हम एक्सटर्नल CSS को अपने HTML की फ़ाइल में लिंक नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगी। अब हम इसको लिंक करते हैं। लिंक हमेशा हमने हेड के टैग के अंदर करना है। यहाँ पर ये हेड का ओपन टैग, ये क्लोज टैग, इसके अंदर यहाँ पर हमने इसको लिंक कर देना है। तो लिंक करने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है, लिंक रिलेशन। रिलेशन में हम लिख देंगे स्टाइल शीट, क्योंकि हम स्टाइल शीट अटैच कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर स्टाइल शीट लिख देना है। टाइप, किस टाइप की स्टाइल शीट है हमारे पास? टेक्स्ट ओवर CSS। और इसके बाद हम href हाइपरलिंक रेफरेंस देंगे इसका फ़ाइल का। यहाँ पर हमने फ़ाइल का पाथ देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो फ़ाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और ये है हमारी CSS की फ़ाइल। तो इसको अटैच करने के लिए हमने डायरेक्ट स्टाइल डॉट CSS लिख देना है। क्योंकि बीच में कोई फ़ोल्डर नहीं है इसलिए हमने फ़ोल्डर का पाथ नहीं दिया। वैसे अगर आप प्रोफेशनली काम करो, प्रोफेशनल जिस तरह से काम करते हैं वो CSS का एक अलग फ़ोल्डर बनाते हैं, PHP का अलग फ़ोल्डर बनाते हैं, HTML का अलग फ़ोल्डर बनाते हैं। अब जिस तरह मैंने ये एक फ़ोल्डर बना लिया, इसमें लिख दिया CSS, और ये फ़ाइल यहाँ से मैंने कट करके इसमें पेस्ट कर दी। तो आप देख सकते हैं अब मेरी फ़ाइल चलेगी फ़ोल्डर के अंदर। अब इसका पाथ किस तरह से देंगे? पहले ये फ़ोल्डर आएगा, उसके बाद हमारी फ़ाइल आएगी। ये हमारी एक्सटर्नल CSS है। अब उस फाइल तक पहुंचने के लिए एक बीच में फ़ोल्डर है। अब इस फाइल तक पहुंचने के लिए बीच में एक फ़ोल्डर आ गया CSS। तो जितने भी फ़ोल्डर आते रहेंगे हम उनका इसी तरह से पाथ देते रहेंगे। तो अब मैंने रेफरेंस इसका दे दिया कि CSS का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ाइल है, ये हमने अटैच करवानी है इसमें। तो अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो हमारी H2 की दोनों हेडिंग्स हैं उन पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो गई जो हमने एक्सटर्नल CSS में अप्लाई की थी। तो व्यूअर्स इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अब आप देख सकते हैं आपने 3-4 वर्ड की एक लाइन लिखी और उसका रिज़ल्ट क्या बना? आपके पास 2 हेडिंग्स पे वो स्टाइलिंग आ गई। इसी तरह अगर आपके पास 10 हेडिंग्स हों, 50 हेडिंग्स हों H2 के नाम से, सब पर ये हेडिंग आ जाएगी सिर्फ़ एक ही लाइन लिखने से। हम थोड़ी और स्टाइलिंग कर लेते हैं इसमें। तो व्यूअर्स आप जितनी भी स्टाइलिंग करना चाहें सिर्फ़ यहाँ से एक लाइन लिखकर आप सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो आपने HTML में एलिमेंट्स बनाए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने H2 पे स्टाइलिंग कर दी है कि बॉर्डर 3 पिक्सल्स का हो और सॉलिड ग्रीन हो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लू हो जाए। इसको हम सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं H2 पे मैंने जो हेडिंग अप्लाई की थी सिर्फ़ 2 वर्ड्स लिखे और वो सारी हेडिंग इन दोनों पे अप्लाई होगी H2 पे। इसी तरह अगर आप H3 पे करना चाहते हैं
तो आप H3 पे भी कर सकते हैं, H3। तो व्यूअर्स इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आपने H3 पे भी सेम स्टाइलिंग करनी है तो आपको दोबारा से ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको दोबारा से यहाँ बॉर्डर कलर्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने H2 पे स्टाइलिंग दी है सिर्फ सेम वही स्टाइलिंग आपके H3 पे आ जाए, तो आप सिंपल यहाँ पर कोमा लगाएं और यहाँ पे H3 लिख दें। अगर कुछ और एलिमेंट्स पे सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कोमा लगाएं, यहाँ पर उन एलिमेंट्स का नाम लिख दें, पैराग्राफ, इमेज, फ़ॉन्ट, जिस पे भी आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर अगर सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं यहाँ पर कॉमा लगाकर उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम सेम नहीं करना चाहते हैं, हम अलग करना चाहते हैं H3 पे। अगर हम अलग स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसके लिए हमने अलग से सिलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा H3 का। तो अब हम चाहते हैं हमारे पास जो H3 की हेडिंग्स हैं 1 2 H3 की जो हेडिंग्स हैं इनमें बॉर्डर 3 पिक्सेल्स डॉटेड ब्लैक, या हम इसको वाइट कर देते हैं और इसको हमने अब सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश किया। अब हमें इस पे बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, हमने बॉर्डर भी वाइट लगा दिया। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है हमने पूरी बॉडी का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बॉडी का सिलेक्टर ले लेना है और यहाँ लिख देना है बैकग्राउंड। जो भी आप लगाना चाहते हो वो कलर आप लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। यहाँ से सेव किया इसको, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी हमने स्टाइलिंग की वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो एक्सटर्नल का यूज़ ये है कि आप 2-4 लाइनें लिखकर सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें CSS अप्लाई करने के लिए। अभी इसी तरह जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं येलो कलर। तो ये वाइट भी चेंज कर दें, हम इसको कर देते हैं ब्लैक। तो व्यूअर्स से अब हम अप्लाई करेंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे जो भी हमारे पास पैराग्राफ कितने हैं पहले हम ये चेक कर लें, 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 पैराग्राफ हैं। अगर हम सब पैराग्राफ पर सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने सिर्फ पैराग्राफ का सिलेक्टर लेना है और स्टाइलिंग कर देनी है। अगर हम हर पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हर पैराग्राफ में एक क्लास असाइन करनी पड़ेगी और उस क्लास पे फिर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अब क्लास किस तरह से असाइन करते हैं, उस पर स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पैराग्राफ हैं सब पैराग्राफ्स पे सेम स्टाइलिंग आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ का सिलेक्टर लेंगे, डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाएंगे और इसमें हमने सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है जो हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 25 पिक्सेल्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 वर्ड्स लिखे सिर्फ और पैराग्राफ यहाँ इसका सिलेक्टर दे दिया और मेरे पास 4 पैराग्राफ हैं। सिर्फ ये 2 वर्ड्स लिखने से चारों पैराग्राफ में चेंजिंग हो गई। मुझे अलग अलग हर पैराग्राफ में जाकर स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका एक्सटर्नल का। अगर आपके 10 पेजेस हैं, आपने 10 पेजेस में सिर्फ ये एक फ़ाइल अटैच करनी है लिंक देकर हेड के टैग में, तो आपके 10 के 10 पेजेस पे CSS ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आपको अलग अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइलिंग इसमें देना चाहें वो
दे सकते हैं आप इसमें। जिस तरह अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास H3 जो है उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, H3 की जो हेडिंग्स हैं वो मुझे अंडरलाइन नज़र आएँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन का प्रॉपर्टी लगा दी है, देख सकते हैं दोनों अंडरलाइन होगी, मुझे अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो व्यूअर्स ये था एक्सटर्नल CSS। तो उम्मीद है आपको एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन तीनों समझ में आ गए होंगे और तीनों में क्या फ़र्क है ये भी पता चल गया होगा, और एक्सटर्नल का क्या यूज़ है, इसके कितने फ़ायदे हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्लासेस पे भी काम करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिकली सीखेंगे इसको। तो अगर इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कि व्यूअर्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।